जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट जी विद अभी में। आज हम बात करेंगे पठारों के बारे में कि क्या होते हैं पठार, वे बनते कैसे हैं, उनके वर्गीकरण क्या है। इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। उनके कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन से पठार, अगर तिब्बत का पठार है तो तिब्बत का पठार किस पठार के अंतर्गत आएगा, कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। अपलेशियन है, सिएरा माद्रे है, अगर जो मैक्सिको का पठार है, ऐसी जो पठार है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आइए पढ़ते हैं। देखिए, पठार कहते किसको हैं। सबसे पहले तो पठारों के बारे में अगर जानना है तो देखिए, जो हम उच्चावच पढ़े थे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ठीक, तो उसमें ये जो पठार हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अगर धरातल पे इनकी बात करें, अगर संपूर्ण धरातल को लिया जाए, मान लीजिए 100% धरातल है, पूरा धरातल जो हम जितना भी हम धरातल देखते हैं उसका जो 100% है, 100% में अगर बात करें तो 41% मैदान, 33% पठार, 14% पहाड़ियाँ और 12% पर्वत। ये इनका क्रम है। तो यानी कि धरातल की बात करें तो धरातल पे सर्वाधिक मैदान, जो आगे की वीडियो में हम जानेंगे, और 33% पठार और 14% पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पठार होते क्या हैं? अगर पठारों की बात करें, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषाएं देखिए पठार की आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कि ऊंचाई के आधार पर भी परिभाषाएं होती हैं कि 500 से 1000 की मीटर की ऊंचाई तक ऐसा समतल भूभाग जो ऊपर से सपाट हो और समीपी सतह से ऊपर उठा हुआ हो, उसे पठार कहते हैं। लेकिन ऊंचाई के आधार पे इसकी सही तरीके से परिभाषा या पठार को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे पठार जो हैं वो 2 से 3000 की या 3 से 4000 की मीटर की ऊंचाई के पाए जाते हैं। जैसे तिब्बत का पठार 5000 की ऊंचाई पे है ना। तो ऊंचाई के आधार पे इनको सही से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो इसकी परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? अपनी समीपी सतह से ऊपर उठा हुआ अपनी समीपी सतह से एक भाग अत्यधिक ऊपर उठा हुआ एवं उसका ढाल एक तरफ का अत्यधिक तीव्र हो एवं उसका ऊपरी सतह मेज के समान सपाट हो। यानी कि अपनी समीपी सतह से ऊपर उठा हुआ ऐसा भूभाग जो अपनी समीपी सतह से एक भाग अत्यधिक ऊपर उठा हुआ एवं उसका जो ढाल हो अत्यधिक तीव्र हो, है ना, एवं उसका जो ऊपरी सपाट है कुछ भाग को छोड़कर कुछ भाग को, क्योंकि मैदान की अपेक्षा तो खैर ये उबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन कुछ भाग को छोड़कर अत्यधिक भाग जो है उसका सपाट हो, तो ऐसी भू आकृति को या ऐसी स्थलाकृति को हम पठार बोलते हैं। तो ये तो रही पठार की परिभाषा। इसके बाद हम देखते हैं कि पठार बनते कैसे हैं। पठार की अगर बनावट की बात करें तो इनकी उत्पत्ति की बात करें, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहला, लावा के जमाव से। लावा के जमाव से बहुत सारे पठार बनते हैं। तो जैसे लावा के जमाव से क्या होता है, जब लावा दरारी उद्भेदन के द्वारा लगातार परत दर परत, जैसे भारत का ही उदाहरण ले लें, इसका अगर अच्छा उदाहरण देखना है
तो दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का जो पठार है वो लावा निर्मित पठार है ना। तो उस पर क्या हुआ, दरारी उद्भेदन के द्वारा लगातार उस पर लावा का जमाव होता गया, जिससे कि एक समय के बाद में वो पठार का रूप ले लेता है ना। दूसरा उसके बाद में अगर देखते हैं तो दूसरा है उत्संवलन अवसंवलन। क्या होता है उत्संवलन अवसंवलन? उत्संवलन में क्या होता है, यानी कि जब संपीडनात्मक बल के द्वारा चट्टानों में बंकन पड़ जाए और बंकन के बाद में जैसे उसमें जब वलन पड़ जाए और जो बहुत बड़ी मात्रा में वलन पड़ता है तो उसे संवलन कहते हैं। जब बहुत अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में पड़ता है संवलन कहते हैं। ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है वो उत्संवलन कहते हैं, नीचे धंसा हुआ भाग असंवलन कहते हैं। यानी कि ये उत्संवलन और अवसंवलन के द्वारा भी क्या होगा, पठार का रूप ले ले सकता है। उसके बाद बात करें अनाच्छादन। अनाच्छादन के द्वारा भी, यानी कि अनाच्छादन के द्वारा कैसे, मान लीजिए ये कोई पर्वत है, पर्वत पे जो अपरदन के कारक हैं, है ना, अपरदन के जो कारक हैं इस पर्वत को धीरे धीरे अपरदित करते हुए इसके ऊपरी भाग को सपाट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद इसकी जो ऊंचाई है उसमें कमी लाते जा रहे हैं और कमी लाने के बाद में यही पर्वत एक समय के बाद में क्या होगा, पठार का रूप ले लेगा, है ना। ठीक, अनाच्छादन हो गया। उसके बाद पवन द्वारा लाए गए मिट्टी के जमाव या निक्षेप, यानी कि पवन के द्वारा लाए गए मिट्टी या जमाव के निक्षेप से क्या होता है, जो है पठार का निर्माण हो सकता है। जैसे लोएस का पठार जो है चीन का, वो पवन के द्वारा लाए गए मिट्टी के जमाव से भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो हमने कोबर के भूसन्नति में पढ़ा था, भूसन्नति में हमने अभी पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि जब एक कोई भूसन्नति में तलछट का जमाव होता जाता है तो क्या होता है, ये दोनों सिरे क्या होते हैं, अपने आपस में क्या करते हैं, आपस की ओर बढ़ते हैं। फिर इसके किनारे किनारे भाग में वलन पड़ते हैं जिसको रेंटकेटन बोला था। उसके बाद में इसका जो बीच वाला भाग है वो स्थिर रहता है और थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो ये भी क्या होता है, पठार का रूप ले लेता है ना। तो ऐसे पठारों का निर्माण होता है। उसके बाद अगर बात करें कि पठारों का वर्गीकरण, तो देखिए पठारों के वर्गीकरण में क्या होता है, वर्गीकरण बहुत सारे तरीके हैं, आपको किताबों में मिल जाएंगे। तो हम पठार की बात कर रहे थे, पठार के वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण में अगर हम सबसे पहला वर्गीकरण देखें तो इसका पहला अगर वर्गीकरण देखें तो अंतरा पर्वतीय पठार, जिसको अंग्रेजी में इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं। क्या होता है इंटर माउंटेन प्लेटू, यानी कि अंतरा पर्वतीय, इससे स्पष्ट है, शब्द से स्पष्ट है कि पर्वतों के बीच में, यानी कि पर्वतों के ऐसा पठार जो पर्वतों के चारों ओर से क्या हो, घिरा हो, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, अंतरा पर्वतीय पठार बोलेंगे। इसका अगर बेहतर उदाहरण देखना है तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार हमने भूसन्नति में बताया था कि अंतरा पर्वती का जो है उदाहरण है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो देख सकते हैं ऊपर क्या है, ऊपर जो है यहाँ पे हिमालय है और उसके ऊपर जो है ये यहाँ पे कुनलुन शान है, ठीक, और बीच में जो है वो तिब्बत का पठार अवस्थित है, यानी कि ये पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, बीच में है, तो इसलिए तिब्बत का पठार कैसा है, अंतरा पर्वतीय पठार है। दूसरा अगर बात करें उदाहरण की तो एक एग्जाम्पल वो हो गया। दूसरा जो है मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार
ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में आप पाएंगे कि ये जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है, मैक्सिको देश है, तो उस मैक्सिको में क्या है, पश्चिमी सिएरा माद्रे पूर्वी सिएरा माद्रे के बीच में जो भाग है, उठा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं मैक्सिको का पठार। तो यहाँ पे मैक्सिको का पठार है। उसके बाद अगर बात करें अंतरा पर्वतीय पठार के बाद में गिरपदीय पठार। कौन सा? गिरपदीय पठार। गिरपदीय पठार या पर्वत पदीय पठार या इसको ही सीमांत पठार बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसको पीडमॉन्ट प्लेट्यू कहते हैं। जस्ट मिनट। गिरपदीय पठार या पर्वतपदीय पठार या सीमांत पठार क्या कहते हैं, यानी कि गिरपदीय पठार मतलब पर्वत के पदों पर, मान लीजिए ये पर्वत का पद है, पर्वतों के पदों पर जो पठार अवस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, गिरिपदीय पठार। इसका अगर बेहतर उदाहरण हम बात करें तो यूएसए का पीडमॉन्ट पठार। यूएसए का जो पीडमॉन्ट पठार है वो किसका उदाहरण है, ये गिरपदीय पठार का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जैसे ये यूएसए है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये पूरा यूएसए का क्षेत्र है। और यूएसए में क्या है, यहाँ पे जो है अपलेशियन पर्वत है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे अपलेशियन पर्वत है। और इधर कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, जो एस की आकार में अवस्थित है, एस के आकार में दिखता है। तो पीडमॉन्ट जो पठार है तो अपलेशियन पर्वत के पद पर, यहाँ पे अपलेशियन पर्वत के पद पर ये क्या है, अवस्थित है, जो एक तरफ से मैं देखिए जो गिरपदीय पठार क्या होते हैं, एक तरफ से पर्वत से दूसरी तरफ, चाहे वो सागर से या मैदानों से, है ना, घिरे हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सागर से घिरा हुआ है। और ये जो है एक तरफ अपलेशियन पर्वत पश्चिम में और पूर्व में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। तो ये पीडमॉन्ट इसका उदाहरण है। दूसरा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका का आप देखेंगे पेंटागोनिया का जो पठार है वो भी किसका उदाहरण है, गिरपदीय या पर्वतपदीय पठार या सीमांत पठार का उदाहरण है। इसके बाद में हम बात करें गुंबदाकार प्लेट्यू की। गुंबदाकार प्लेट्यू में अगर बात करें, गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार पठार को क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड प्लेट्यू। डोम शेप्ड प्लेट्यू मतलब पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं द्वारा या आंतरिक बल के द्वारा कोई भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाए, ठीक, और जब अत्यधिक ऊपर उठ जाए तो क्या होगा, वो एक पठार का रूप ले लेगा। यानी कि गुंबदाकार पठार जो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा ऊपर उठा हुआ भाग है। तो इसका जो उदाहरण है, भारत में छोटा नागपुर का पठार, एक तो ये उदाहरण है। दूसरा जो है यूएसए का ओजार्क पठार, ठीक। तो ये जो गुंबदाकार पठार है तो उसका उदाहरण जो है छोटा नागपुर का पठार और यूएसए का ओजार्क पठार। आप एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ये किस प्रकार से बनते हैं या कौन से कैसे होते हैं ये ना ध्यान दीजिए, आप सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए कि छोटा नागपुर का पठार जैसे ये भारत में है, यूएसए का ओजार्क पठार जो है यूएसए में है, तो इस पे ध्यान दीजिए कि कौन सा पठार किसका भाग है। उसके बाद बात करते हैं
महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज जो होते हैं यानी कि ऐसे पठार, इसमें देखिए स्पष्ट बताया, महाद्वीपीय पठार का मतलब क्या है, ऐसे पठार जो महाद्वीपों के बीच में अवस्थित हों। ऐसा सीधा सीधा आप सेंस निकाल लीजिए, महाद्वीपों के बीच में अवस्थित हों, लेकिन महाद्वीपों के बीच में ही अवस्थित हों ऐसा नहीं कहा जा सकता, है ना। तो ऐसे पठार जो महाद्वीपों में बीचों बीच में अवस्थित हों या बीच में अवस्थित हों, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो महाद्वीपों के सिर्फ बीच में ही पाए जाएंगे, तभी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहेंगे। तो इसका जो सबसे बेहतर उदाहरण है वो दक्षिण भारत का पठार कह सकते हैं, और अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ठीक, ये जो है महाद्वीपीय पठार के बेहतर उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोस्टल प्लेट्यू यानी कि तटीय पठार, कोस्टल प्लेट्यूज, तटीय पठार। तटीय पठार क्या होते हैं, कोई एक तरफ महाद्वीप यानी कि एक तरफ पठार और उसके दूसरे किनारे पे क्या हो, कोई जल राशि हो, ठीक, वो चाहे समुद्र हो, सागर हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेट्यू। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो इंडो चीन का पठार। इंडो चीन का जो पठार है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और एक और उदाहरण देख लीजिए, पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का जो पठार है, ठीक, ये तो इंडो चीन हो गया, और पेंटागोनिया जो है साउथ अमेरिका में अवस्थित है, तो तटीय पठार हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं, आगे अगर बात करें कटा फटा या घर्षित पठार। ये क्या होता है, अपरदन के कारक जो हैं, जैसे मान लीजिए एक नदी का ही उदाहरण ले, तो एक ऐसे पठार पे यानी कि ऐसे उच्च भूमि पे जिसका क्या करे, वो अपरदन करे और उसमें क्या करें, तंग और घाटियों का निर्माण कर दें, तो ऐसे जो पठार होंगे वो कैसे होंगे, कटे पठे या घर्षित पठार होंगे। तो इसमें स्कॉटलैंड, एग्जाम्पल अगर बात करें, स्कॉटलैंड और वेल्स का पठार। दूसरा अगर जो बात करें इसमें शुष्क पठार। शुष्क पठार तो आप नाम से ही जान रहे हैं, तो शुष्क पठार में कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसका उदाहरण जान लीजिए, अरब का पठार, है ना। अरब कैसा है, एक शुष्क देश है या शुष्क प्रदेश है, तो अरब का पठार हो गया। उसके बाद में वायु निर्मित में आपको हम बता चुके हैं, वायु निर्मित में वही उदाहरण रखेंगे, एक और बढ़ा देंगे, लोएस का पठार और पाकिस्तान का पोटवार का पठार। तो लोएस का पठार हो गया और पाकिस्तान का जो है पोटवार का पठार हो गया। तो ये वाला जो थे, ये दो उदाहरण जो है किसमें हैं, वायु निर्मित में हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट रह जाता है लावा निर्मित पठार। लावा निर्मित पठार में हम देखते हैं, लावा निर्मित में पठार में आप देखिएगा, एक तो दक्कन ट्रैप, दूसरा जो है दक्कन ट्रैप है, और जो है कोलंबिया
का पठार। ठीक, तो ये तो थे और सारे जो हैं भाग हैं, पठारों के वर्गीकरण हैं। इसके बाद अगर बात करें, तो एक लोबेक महोदय थे। लोबेक महोदय ने अपरदन के चक्र के आधार पे, इनकी आयु के आधार पे पठारों को लोबेक ने 3 प्रकार से बांटा। पहला प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ पठार। दूसरा जो है पहला जो है तरुण, दूसरा प्रौढ़ और तीसरा जो है वो है जीर्ण। इसमें इन्होंने क्या बताया, लोबेक ने बताया कि जो तरुण पठार हैं इसमें क्या होता है, अपरदन के कारक सक्रिय होते हैं, इसलिए इसमें उबड़ खाबड़ बनना जो है वो चीज़ें शुरू होती हैं। इसमें क्या होता है, प्रौढ़ पठार में इसमें उबड़ खाबड़ पठार जो है ऊपर सतह जो है वो बन जाता है, और जीर्ण अवस्था में बिल्कुल वो अपरदन के कारक जो होते हैं अंतिम अवस्था में होते हैं। तो तरुण में हम कोलोरेडो का पठार, प्रौढ़ में हम देख सकते हैं अपलेशियन का पठार, और जीर्ण में जो है वो, जीर्ण में अगर हम देखें तो जीर्ण में है जो रांची का पठार। ये दोनों यूएसए और ये इंडिया। तो ये तो लोबेक ने बताया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 2 शब्द यूज होते हैं, एक होता मेसा, एक होता बुटी। तो उसको कुछ नहीं, मेसा जो है, मेसा बेसिकली जो है पठार का ऐसा भाग है ना, अपरदित हुआ भाग, जिसमें क्या होता है पठार में जैसे घाटियां पड़ के वो भाग जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं मेज के आकृति के आकार पे, तो उनको मेसा बोलते हैं, जिनका ऊपरी भाग बिल्कुल सपाट हो। और मेसा से जो छोटा होता है उसको बुटी बोलते हैं। ठीक, और बुटी से भी छोटा जो है वो उत्खित बोलते हैं। ठीक, तो ये है मेसा, बुटी और उत्खित। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हमारे चैनल पे बने रहिए, और इसके बाद में हम मैदान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में अपरदन चक्र। ठीक, ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।